यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूं ही हमने हमेशा खिलाए हैं आग में फूल, न उनकी हार नई न अपनी जीत नई। आइए हम इस्तकबाल करते हैं उस गयूर इंसान का, उस स्वाभिमानी आदमी का जिन्होंने एक बड़े ओहदे को लात मार दी सीए कानून के खिलाफ। मेरी मुराद है आईपीएस अफसर अब्दुल रहमान साहब। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। डायस पर मौजूद सभी मुअज्जिज मेहमान, प्लीज़ स्टेज पे जो लोग इस तरफ खड़े हुए हैं प्लीज़ पीछे चले जाएं, हमारे मुकर्रिरीन को परेशानी होती है, प्लीज़ बराए मेहरबानी। डायस पर मौजूद सभी मुअज्जिज मेहमान, तिरंगा और देश के संविधान को बचाने के लिए मौजूद मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, बहनों और भाइयों, बिहार की पवित्र भूमि के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम मौजूद हैं। बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, यह नालंदा की धरती है, यह वीर कुंवर सिंह की धरती है, महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह यह चंपारण की धरती है, यह कर्पूरी ठाकुर की धरती है, यह जयप्रकाश नारायण की धरती है। और जिस तादाद में, जिस जोश में आप यहां पे जमा हुए हैं, मुझे यकीन है कि जब बिहार के लोग जाग जाते हैं, जब बिहार के लोग जाग जाते हैं तो देश के दुश्मन भाग जाते हैं। आज हम जो जिस विषय पे जमा हुए हैं वो विषय है एनपीआर, एनआरसी और सीएए। उस पे हम कुछ वक्त के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन हम अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो अपने नाम भी गलत करते हैं, नाम भी गलत लिखते हैं। अभी हमारा दोस्त उमर खालिद ने कहा कि उनका नाम तो अजय सिंह बिष्ट है रिकॉर्ड में, लेकिन बंगले के आगे योगी आदित्यनाथ लिखते हैं। उनसे आपने सुना होगा, हम ठोक देंगे, हम देख लेंगे, हम सीधा कर देंगे। ये भाषा कौन बोलता है? यह भाषा अपराधी जो एलिमेंट है वो बोलते हैं, जो गुंडे और मवाली हैं वो बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। मुख्यमंत्री क्या बोलता है? मैं गरीबी हटा दूंगा, मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं विद्यालय बनवा दूंगा, मैं पेंशन दे दूंगा, जो गरीब है उनकी गरीबी दूर कर दूंगा, जो लोग नीचे हैं उनकी जिंदगी को उठा दूंगा, ऐसा बोलता है ना। लेकिन एक आपराधिक भाषा मुख्यमंत्री नहीं बोलता है। उसी मुख्यमंत्री के अंडर में वहां की पुलिस आज दंगाइयों से भी ज्यादा दंगाई बन गई है, अपराधियों से भी ज्यादा अपराधी बन गई है। जब भी देश में कोई कानून आता है और लोगों को देश का कानून पसंद नहीं है तो लोग सड़कों पर आकर के एहतजाज करते हैं। यह भारत का इतिहास बताता है। पूरे देश में लोग उतरे, लोगों ने विरोध किया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लोग उतरे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गुंडा पुलिस ने जिस तरह से वहां कार्रवाई किया, यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। और ये सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बदनामी नहीं हुई, ये पूरे भारत की बदनामी हुई है, हमारी भी बदनामी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस के जो यहां पे लोग मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के जो हमारे अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस तो सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और राज्यों के मैनुअल के हिसाब से चलती है।
ये मुख्यमंत्री के इशारे पे नहीं चलती है। और ठीक है, मुख्यमंत्री के इशारे पे तुम चलते हो, कम से कम इंसानियत तो याद रखो, कम से कम इंसानियत याद रखो कि जिस घर में तुम घुसे थे, जब तुमने बच्चों को मारा था और औरतों को गाली दी थी, उस वक्त तुम्हारे बच्चे याद नहीं आए थे, तुम्हारी बूढ़ी मां तुम्हारे सामने याद नहीं आई थी, तुम्हारी पत्नी का चेहरा तुम्हारे सामने याद नहीं आया था। जब तुमने एक घर में रखे हुए दहेज के सामान को तोड़ा था, तहस नहस किया था, उस वक्त तुमको याद नहीं हुआ था कि मेरी भी एक बेटी है, उसकी शादी होगी तो उसका क्या हाल होगा। तुमने अपने बेटी के चेहरे को याद नहीं किया था। मैं कहता हूं कि तुम सारे कानून भूल जाओ, कम से कम इंसानियत को मत भूलो, इंसानियत की तरह तुम रहो। वही योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मुसलमान मर्द तो रजाई के अंदर सोए हुए हैं और औरतें एहतजाज कर रही हैं। कल वो कहते थे कि ये मुसलमान ऐसे हैं कि औरतों को घर में बंद करके रखते हैं, अपने ही बाहर रहते हैं। अरे भाई, हमारी महिलाएं घर में रहें या एहतजाज करें, तुमसे क्या लेना देना है। तुम तो उस श्लोक को मानते हो, मनु स्मृति को मानते हो, जिसमें लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये पशुओं के लाइन में तुमने नारी को खड़ा कर दिया और तुम कहते हो कि ये सब मार खाने के लिए पैदा हुए। हम उस संस्कृति, उस सभ्यता को नहीं मानते हैं। हम उस सभ्यता और उस संस्कृति को मानते हैं जहां पे नारी और औरतों का सम्मान किया जाता है। हमारे मजहब में लिखा है कि अगर किसी घर में 5 बेटियां हो जाए, 7 बेटियां हो जाए, तो उनका तो कोई हिसाब नहीं होगा, सीधे जन्नत में जाएंगे। अरे भाई, हम उस समाज से नहीं आते हैं कि एक बेटी हो गई है तो दूसरी बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, जाकर के सोनोग्राफी करके अगर दूसरी बेटी पेट में है तो उसको मार देते हैं। उस समाज से नहीं है हम बेटियों के रहमत की तरह पे तस्लीम करते हैं, जन्नत की कुंजी के तौर पे तस्लीम करते हैं हम बेटियों को। तो बहरहाल पुलिस और योगी आदित्यनाथ जितना जल्दी मानवता की भाषा समझ जाए, इंसानियत की भाषा समझ जाए, उतना जल्दी अच्छा है। अब आते हैं एनपीआर, एनआरसी और सीएए पे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो एनपीआर है, जब सेंसस एक्ट पढ़ेंगे आप तो चैप्टर नंबर 15 में लिखा हुआ है। आप जाकर के गूगल कीजिए सेंसस एक्ट, उसके चैप्टर नंबर 15 में लिखा हुआ है कि जो एनपीआर है यह एनआरसी की पहली सीढ़ी है। यानी अगर हम एनपीआर को ही रोक देते हैं तो एनआरसी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। 2012 में यूपीए की सरकार जो थी, इन्हीं के दबाव में, अपने से नहीं, इन्हीं के दबाव में उसने एनपीआर के कॉलम को निश्चित किया था। और उस वक्त कितने कॉलम थे? 15 कॉलम की जानकारी मांगी गई थी। आज ये लोग जो है 21 कॉलम की जानकारी मांग रहे हैं। और उसमें आपके वालिद कहां पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, आपका पैन कार्ड क्या है, पासपोर्ट क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, आधार क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि उमर खालिद बोल रहा था कि जब सरकार के पास इतनी डाटा हो जाएगी तो लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, प्राइवेसी का कहीं हक है कि नहीं आदमी को जिंदा रहने के लिए? तुम 15 कॉलम की जानकारी पहले मांगी थी, आज तुम 21 कॉलम की जानकारी मांग रहे हो। कल जाकर के बोलोगे कि हम 31 कॉलम की जानकारी मांगेंगे कि तुम कब खाना खाते हो, क्या खाना खाते हो, फ्रिज में क्या रखते हो, तुम्हारे बच्चे कब उठते हैं, कब सोते हैं, कहां पढ़ते हैं। क्या ये सरकार का काम है ये सब जानकारी इकट्ठा करना? ये सरकार का काम नहीं है। यह सरकार पूरी तरह से जो अपने जो संवैधानिक काम है उससे पूरी तरह से भटक गई है। एनपीआर का जब एक्सरसाइज होगा 1 अप्रैल से होने वाला है, आप अपने दिमाग में पूरी तरह से रख लीजिए कि अगर सरकार एनपीआर करेगी तो 1 अप्रैल 2020 से करेगी और सेंसस एक्सरसाइज 2021 में होगा। तो जब 1 अप्रैल से ये एक्सरसाइज शुरू होगा और आपके यहाँ पे कोई टीचर, कोई नर्स, कोई सरकारी अधिकारी, कोई कर्मचारी आपके घर में आए जानकारी भरने के लिए, तो आप कहिए कि देखो, पानी पियो, चाय पियो, खाना खाओ, लेकिन एक भी कॉलम हम नहीं भरेंगे। एनपीआर का एक भी कॉलम नहीं भरेंगे।
और अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती करें तो हम कहें कि हम रास्ते पे उतर जाएंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन एनपीआर का एक भी कॉलम नहीं भरेंगे। हम देखते हैं कि मुसलमान तो 20 करोड़ हैं, दलित भी 20 करोड़ के आसपास हैं, आदिवासी 10 करोड़ के आसपास हैं, ओबीसी हैं। अगर ये जाग जाते हैं तो इन सारे लोगों से एनपीआर का कॉलम कैसे भराती है सरकार? मैं आपको बता दूं कि जब भी सेंसस एक्सरसाइज होता है तो कार्रवाई जो है उस रियासत के पहले जो आदमी है, पहला नागरिक यानी चीफ मिनिस्टर से शुरू होता है। तो अगर एनपीआर करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, तो पहले अपने से शुरू करो, पहले अपनी मंत्रिमंडल और 303 तुम्हारे जो सांसद के सदस्य हैं, एनपीआर का जरा फॉर्म भर करके दिखलाओ। तुम्हारे माथे से पसीना नहीं टपक गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले करना है फॉर्म नहीं, एनपीआर का एक भी कॉलम नहीं भरेंगे। यानी पहला जो कॉलम होता है अपना नाम तक नहीं बताएंगे। इसके बाद आते हैं एनआरसी पर। ये एनआरसी आपको पता है कि आसाम में हुआ। आसाम में जो एनआरसी हुआ वो एक जरूरत के तहत हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग जब यहां पे अंग्रेज शासन करते थे तो वहां चाय के बागानों में काम करने के लिए गए थे। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो वहां से लोग कुछ भाग करके शरणार्थी के तौर पर वहां आए हुए थे। कुछ वेस्ट बंगाल के जो बंगाली स्पीकिंग जो हिंदू है वो काम करने के लिए वहां पे गए थे। लोकल लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया था कि भाई हमारे जो वसाइल हैं ये दूसरे लोग लेके जा रहे हैं और हमारी जो तहजीब है, हमारी जो सभ्यता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। तो एक जरूरत के तहत 1985 में राजीव गांधी के साथ जो आसाम एकॉर्ड हुआ था उसमें एक कॉलम था कि यहां पे एनआरसी होगा। तो कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ आसाम में और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पे 19 लाख लोग एनआरसी के रजिस्टर से बाहर हैं। आपको पता है ये कौन है 19 लाख लोग? यह 19 लाख लोग हैं गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, घुमंतु लोग, ये लोग उसमें शामिल हैं। और सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा उसमें औरतें शामिल हैं। ये देखिए, ये मैंने कहीं हिंदू मुसलमान नहीं कहा उसमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल है ये इंसानियत का सवाल है, ये मानवता का सवाल है। आपको पता है हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में एक कोसी नदी है, एक गंडक नदी है। बरसात के दिनों में जब बाढ़ आता है तो ये नदियां जमीनों को काटती हैं, गांव के गांव अपने अंदर गिरा लेती हैं। और जब लोग भागते हैं तो अपने बच्चे, अपने बूढ़ों को लेकर के भागते हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर के नहीं भागते हैं। उसी तरह से आसाम में भी एक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। जब वो गांव को काटती है तो औरतें अपने बच्चों, अपने बूढ़ों को लेकर के भागती हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर के नहीं भागती हैं। इसीलिए एनआरसी जो हुआ है उसमें एनआरसी से जो बाहर है उसमें सबसे ज्यादा औरतें हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, क्या तुम कागजात पूछोगे? क्या तुम कागजात पूछोगे? आज धर्म पूछते हो, कल जात पूछोगे? समझने वाली बात है मेरे भाइयों। यह सरकार 80% लोगों से नफरत करती है। जो हमारे देश के जो 80% लोग हैं उनसे नफरत करती है। मुसलमानों से नफरत दिखाने से उनको फायदा होता है तो नफरत को दिखाते हैं। लेकिन दलितों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, ओबीसी, अन्य पिछड़े जाति के लोगों से भी ये नफरत करती है, लेकिन उनके नफरत को दिखाती नहीं है। ये 19 लाख लोग जो हैं ये कौन लोग हैं? मैंने आपके सामने बता दिया। मैं कहता हूं कि कल जाकर के जब एनआरसी होगा मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा करके दिखा दूंगा। यहां पे जो मौजूद है मेजॉरिटी जो लोग हैं वो डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कि हमारी शरीयत है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी जो जंगलों में मौजूद हैं, जो किसान, गरीब, मजदूर और ऐसे घुमंतु लोग जो आज यहां है कल कहीं और हैं,
जो बंदरों का खेल दिखाते हैं, जो भालुओं का खेल दिखाते हैं, जो तोता को यूज करते हैं भविष्य को देखने के लिए, वो कहां से डॉक्यूमेंट लाएंगे? तो अब हमें बताइए, ये सरकार का जो एक्शन है, ये सरकार का नीति जो है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है या देश के 80% जनता के खिलाफ है? और आज इसी की जरूरत है, इसी की जरूरत है कि हमको पता है दोस्तों, हमें पता है कि देश पर जो संकट आया है, जो खतरा आया है, मुसलमानों ने उसको पहले भांप लिया है। मैं उनको तारीफ करता हूं, लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो सेकुलर हैं, उनको बताने की जरूरत है कि ये जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यह पूरी तरह से देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। आप हमें बताइए कि जब आसाम में एनआरसी हुआ तो 1600 करोड़ रुपए सिर्फ सरकार के खर्च हुए, सिर्फ सरकार के। लोगों के तो छोड़ दीजिए, लोग अपने कागज बनवाने के लिए इधर उधर भटकते रहे। 10,000 के आसपास एक आदमी को खर्च हुआ, वो तो हजारों हजार करोड़ है, लाखों करोड़ है, लेकिन सरकार के 1600 करोड़ खर्च हुए। आसाम की आबादी देश की आबादी का 40वां भाग है। अगर 1600 करोड़ को 40 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6400 करोड़ होता है, लगभग 7000 करोड़। ये 7000 करोड़ हमारा जो एजुकेशन का बजट है, सेंट्रल एजुकेशन का बजट, उसका 2/3 हिस्सा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि एजुकेशन के बजट का 2/3 हिस्सा एनआरसी पर खर्च करने का परमिशन तुमको किसने दिया है? देश के लोग टैक्स भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम डिसाइड करेंगे कि देश का पैसा कहां पे खर्च होगा। तुमने कल जीएसटी पे को देश पे लाइन लगा दिया, तुमने डिमोनेटाइजेशन करके लोगों को लाइन में लगा दिया। अब हम जाग गए हैं और हम कहना चाहते हैं कि एनआरसी के लाइन पे हम लाइन नहीं लगेंगे। यह देश की सरकार, जब हमने देश की सरकार को चुना था, देखिए बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, ये जो सरकार है, आज पहली बार है लोग यह कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, लेकिन सरकार कहती आप एक नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम तिरंगा को ऊपर उठाने के लिए निकले हैं, संविधान को बचाने के लिए नहीं निकले हैं, लेकिन यह सरकार कह रही है कि हम तिरंगा को ऊपर उठने नहीं देंगे और संविधान को बचाने नहीं देंगे। यह सरकार कर रही है। यह सरकार पूरी तरह से एक लबादा ओढ़ी हुई है देशभक्ति का, लेकिन सबसे बड़ा जो देशद्रोही लोग हैं इसी सरकार में बैठे हुए हैं। आप देखिए अनुराग ठाकुर, जिसने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, मैं उस वर्ड को यूज नहीं करना चाहता, और उसी का नतीजा है कि आज जामिया के सामने गोली चली है। क्या अनुराग ठाकुर देश का गद्दार नहीं है? क्या उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में 1% भी अगर देशभक्ति बची हुई है तो सबसे पहले अनुराग ठाकुर पे एफआईआर करो और उसको अरेस्ट करो। उसके बाद हम सीएए पे आते हैं। आपको पता है ये जो सीएए है एक काला कानून है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी 1955 में। उसके बाद 2004 में इस कानून को अमेंड किया गया है। अगर आपको किसी को नागरिकता देनी है तो भाई वहां पे प्रावधान 11 साल था, यहां पे स्टे करने का आपने 5 साल किया, आप उसी कानून में अमेंड करके 5 साल कर दो। लेकिन मजहब के नाम पे आप भेदभाव क्यों करते हो? सुभाष कश्यप जो कानूनी जानकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और लोकसभा के 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब ये सीएए बन रहा था तो उसके सामने उन्होंने साक्ष्य दिया था, एविडेंस दिया था कि इस कानून में प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज डालो, मजहब का उल्लेख मत करो। लेकिन यह सरकार ये जब तक मजहब का उल्लेख नहीं करेगी और मजहब का बाजार गर्म नहीं करेगी, इसको वोट कैसे मिलेंगे? इसलिए इन्होंने मजहब डाला।
यानी मुसलमानों को छोड़ करके आपने सारी लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान रखा। मैं कहना चाहता हूं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, धर्म के आधार पर जो हम भेदभाव करते हैं, वो कानून का एक मूल ढांचा है और कानून कुछ ढांचों पे खड़ी है, कुछ पिलर्स पे खड़ी है। आज इक्वालिटी बिफोर लॉ को गिराया जा रहा है, आज सेकुलरिज्म को गिराया जा रहा है, कल किसी और ढांचों को गिराया जाएगा, परसों किसी और ढांचों को गिराया जाएगा और पता चला कि कुछ दिन के बाद तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को धाराशायी कर दिया गया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया गया। तो आज जो आप सड़कों पर निकले हैं, यह जो है, यह लड़ाई ट्रिपल तलाक के लिए नहीं है, 370 के लिए नहीं है, मॉब लिंचिंग के लिए नहीं है। यह लड़ाई जो है पूरी तरह से संविधान बचाने के लिए है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए आप निकले हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक बात, मैं यह बार बार कहता हूं कि हम जो इस एहतजाज पे निकले हुए हैं, यह पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी तरह की जुल्म और ज्यादती होती है तो उसको सहना यह कायरता की निशानी है। कोई भी जुल्म और ज्यादती हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, यानी नो साइलेंस। हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन नो वायलेंस। हम रास्ते पे जब उतरेंगे तो कानून को हाथ में लेकर के उतरेंगे, कानून का पालन करेंगे, किसी भी कानून को हम नहीं तोड़ेंगे। तो एक चीज याद रखिए, नो साइलेंस, नो वायलेंस। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पहली बार अलवर में पालू खान को कत्ल किया गया था, दादरी में अखलाक को मारा गया था, ट्रेन से उतार करके जब जुनैद को मारा गया था, उस वक्त जब हम इतनी तादाद में जमा हो गए होते, हमने शाहीन बाग बना लिया होता, तो आज यह दिन देखने को नहीं पड़ता। हम देर से जागे हैं, लेकिन अब जाग गए हैं, और हम जाग गए हैं, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन हमको दूसरों को भी जगाना है। और क्रांति उसी वक्त आएगी जब हम दूसरों को जगाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, कि जब भी देश में कोई परिवर्तन होता है, कोई इंकलाब आता है, 2 मिनट रुक जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। जब भी देश में इंकलाब आता है, जब भी कोई परिवर्तन होता है, जब भी रेवोल्यूशन आता है, तो उसका एक हीरो बन करके निकल के आता है। और ये जो आज जो देश में हो रहा है, आपको पता है कि इसके हीरो कौन है? इसके हीरो हैं हमारी औरतें। कैसे हीरो हैं? एक साथी ने कहा था कि 15 दिसंबर को जब जामिया में पुलिस घुसी और हॉस्टल से, मस्जिदों से, लाइब्रेरी से बच्चों को निकाल करके मार रही थी, तो उसके खिलाफ में 16 दिसंबर को मॉर्निंग में बैठने वाली हमारी मां और बहनें जो शाहीन बाग में बैठी थी, आज भी वहां पे डटी हुई हैं। सरकार के जुल्म सितम को सह रही है, सरकार उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी वहां पे डटी हुई है। हमारी हीरो, हमारी औरतें वहां पे जो बैठी हैं, वो है। जब जामिया में हमला हो रहा था और एक एक तालिब इल्म को 4-4, 5-5 पुलिस वाले जब मार रहे थे, तो अपने मेल साथी को बचाते हुए पुलिस को इस तरह से उंगली दिखाती हुई लड़की, वो हमारी हीरो है। जेएनयू में जब मास्कधारी गुंडे घुस करके साबरमती हॉस्टल में लड़के और लड़कियों को मार रहे थे, तो उस वक्त जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की आईसी घोष भी जख्मी हुई थी। एम्स में जब वो इलाज करा रही थी, तो माथे पर पट्टी बांध करके और साफ साफ कह रही थी कि एबीवीपी के गुंडे हैं, इनको अरेस्ट किया जाए, इन पे कार्रवाई हो। और जिस दिलेरी से, जिस बहादुरी से वो सामने आई थी, वो हमारी हीरो है। मैं कहना चाहता हूं, हमारी हीरो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नहीं है। हमारी जो औरतें जो आज इनकलाब लेकर के आ रही हैं, वो हमारी हीरो हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब यह 22 तारीख को इसको सुना गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है और उस पर हमको कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त दिया,
नेचुरल जस्टिस को वायलेट करते हुए कानून पे उन्होंने किसी तरह का स्टे नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं देश के सरकार को अभी तो दिन और कुछ हफ्ते हुए हैं, अभी महीने और वर्ष बाकी हैं। हम महीनों महीनों एहतजाज करेंगे, सालों साल एहतजाज करेंगे, और आज हमारे वजूद के ऊपर जो खतरा है, एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है, ये जब तक दूर नहीं हो जाता तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई तो लड़ाई अगर हम जीत गए तो उसके बाद भी जो जहनियत आज देश को बांटने के ऊपर लगी हुई है, देश को खराब करने के ऊपर लगी हुई है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, विद्यालय देने की जिनकी जवाबदारी है, वो देश को टुकड़े करने पे लगे हुए हैं, उस जहनियत से पाक करानी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं कहना चाहता हूं आखिर में कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। आपको लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है, आपको कुर्बानी देनी है। आप पहला कुर्बानी दीजिए कि जो लोग लड़ रहे हैं, जहां पे इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, उसमें हम अपने पैसे को खर्च करके जाएं और उसमें शामिल हों। यह पहली कुर्बानी। दूसरी कुर्बानी कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं या किसी तरह का एहतजाज मुनक्किद कर रहे हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, हम पैसे डोनेट करें, पैसे की कुर्बानी करें। और तीसरी कुर्बानी जो सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहता हूं, खास करके हमारी जो मां और बहनें बैठी हुई हैं, घर में जाने के बाद एनडीटीवी को छोड़ करके सारे चैनल बंद कर दो। अगर आपको न्यूज पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, डेक्कन क्रॉनिकल पढ़ो, उर्दू के अखबारें पढ़ो, न्यूज क्लिक पढ़ो, द वायर, ये सारे जो ऑनलाइन मीडिया चैनल है जो पूरी तरह से बिना किसी भेदभाव के जो न्यूज छापते हैं उनको पढ़ो। लेकिन सारे जो न्यूज चैनल हैं वो बिल्कुल हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इसी पे उनकी पूरी तरह से टीआरपी चल रही है, इनको बंद कर दो। यह एक कुर्बानी दो, यह आप एक कुर्बानी दो और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहो। यह लड़ाई लंबी चलने वाली है और हमको लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और मैं यह बार बार कहता हूं कि यह लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, यह लड़ाई हम देश के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, जनरेशन है, उनके लिए लड़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, एक दो मैं भी नारे लगा दूंगा। देखिए, नारे लगाना और हिम्मत अफजाई करना ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकारों को हम चुनते हैं तो कई सरकारें एरोगेंट हो जाती हैं, वो लोगों पे जुल्म करती हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी को याद दिलाना यह हमारा कर्तव्य है। जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, गांव शहर गूंज उठेगा, गली मोहल्ला गूंज उठेगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश के हमारे सब भाई हैं। यह विविधता है, लेकिन यह सरकार इस विविधता को नहीं पहचान रही है। हम इन सब को जयकार करना है। अरे भारतवर्ष जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, सिख ईसाई जिंदाबाद, दलित पारसी जिंदाबाद, गरीब मजदूर जिंदाबाद, मजदूर किसान जिंदाबाद। इसके बाद ये जो एनआरसी, एनपीआर, इस पे हमको हल्ला बोलना है। एनआरसी पर हल्ला बोल, एनआरसी पर हल्ला बोल, सीएए पे हल्ला बोल, एनपीआर पे हल्ला बोल। देखिए, हमने हल्ला बोल तो कर दिया, लेकिन आज देश और भी समस्याओं से जूझ रहा है। अपराध, बलात्कार और भ्रष्टाचार। आपने देखा होगा कि भाजपा के शीर्ष के नेता जो जाकर के बड़े बड़े बाबाओं के
पैर छुआ करते थे, चरण चूमते थे, वो सब बाबा जेल में बंद है अपराध के, बलात्कार के जुर्म में। और इन्हीं के एमपी एमएलए, इनके कार्यकर्ता जिस ढिठाई से, जिस हिम्मत से कमजोरों का बलात्कार कर रहे हैं। देखिए, जब भी बलात्कार होता है तो कमजोरों का होता है, गरीब का होगा, मजदूर का होगा, किसान का होगा, माइनॉरिटीज का होगा, गांव में बसने वाले छोटे जाति के लोगों का बलात्कार होता है। तो हमको इसको भी रोकना है। अरे बलात्कार पे हल्ला बोल, बलात्कार पे हल्ला बोल, अपराध पे हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पे हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पे हल्ला बोल। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।